जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारा एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की कंबाइन जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को साइंस के यानी विज्ञान के देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं या इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनने भी फॉर्म डाला हुआ है और एग्ज़ाम डेट जिनकी आ चुकी है अभी। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या है। तो अक्रिस्टलीय पदार्थ होता क्या है, तो देखो मैं अगर बात करूं तो अक्रिस्टलीय पदार्थ वो पदार्थ है जिसमें कोई निश्चित परमाणु संरचना नहीं होती है और परमाणु द्रव की तरह यादृच्छिक पैटर्न मौजूद होते हैं। परमाणु द्रव की तरह इसमें पैटर्न होते हैं और इसकी कोई निश्चित परमाणु संरचना नहीं होती, उसे अक्रिस्टलीय पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, कार्बन के क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जिसकी भी जैसे कांच ले लीजिए, जेल ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, ये सब क्या है अक्रिस्टलीय पदार्थ हैं जिनकी परमाणु संरचना निश्चित नहीं है। तो अक्रिस्टलीय पदार्थ आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अल्फा कणों को किसके द्वारा खोजा गया था। तो अल्फा कणों को खोजने वाले व्यक्ति थे ई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने खोज की थी अल्फा कणों की। ठीक है, और 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और भौतिकी के जनक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से अगर मैं बात करूं, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक, ये गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है ब्लैक होल में घूर्णन की, बाकी आपके गुरुत्वाकर्षण के इसमें से उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि गॉस नामक मात्रक में निम्नलिखित किसे मापा जाता है। तो गॉस जो मात्रक होता है ना, इससे अपन नापते हैं चुंबकीय प्रेरण को। किसको नापते हैं, चुंबकीय प्रेरण की एक इकाई जो है ना एक गॉस भी है। ठीक है, एसआई मात्रक। ठीक है, तो गॉस का उपयोग चुंबकीय प्रेरण के मापन के लिए करते हैं, जिसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, याद रखना। ठीक, तो ये आपका एसआई नहीं सीजीएस पद्धति में हो जाएगा। ठीक है, गॉस। बाकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो खोज की थी 1831 में माइकल फैराडे ने। ये नाम जरूर याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा खनिज तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। तो मानव शरीर के लिए सबसे आवश्यक सूक्ष्म तत्व जो है ना आयोडीन है। इस खनिजों में से क्या है, आयोडीन I3। ये आपका घेंघा वगैरह रोगों से आपकी रक्षा करता है। ठीक है, और ये सूक्ष्म तत्व वे तत्व हैं जिसकी सांद्रता कम होती है और शरीर की कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। आयोडीन की मैं बात करूं तो आयोडीन मानव शरीर के आवश्यक खनिज तत्व का सूक्ष्म तत्व है जिसकी सांद्रता कितनी है, 0.000 करके मोल में रहती है। ठीक है, और ये थायरॉक्साइन हार्मोन्स की संश्लेषण और घेंघा रोग वगैरह से बचाता है। ठीक है, थायराइड से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है। तो अस्थि मज्जा से निर्मित रक्त कोशिका जो नहीं है वो है अस्थिभंजक। अस्थिभंजक जो है ना अस्थि मज्जा से निर्मित रक्त कोशिका नहीं है। ठीक, बात करूं अस्थि मज्जा की, तो अस्थि मज्जा क्या होता है, तो अस्थि मज्जा जो है ना लंबी हड्डियों के खोखले आंतरिक भाग में स्थित ऊतक कोशिका है। यानी कि लंबी हड्डी जो होती है ना उनके खोखले अंदर के भाग में जो ऊतक हैं उनको अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या एक परमाणु के उपकोष के भीतर उपलब्ध कक्षकों को विभेद कर सकती है। तो द्विगंशी जो क्वांटम संख्या होती है ना एक परमाणु के भीतर जो उपकोष हैं उनके कक्षकों को क्या कर सकती है, भेद सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने स्वर्ण पन्नी प्रयोग किया है। तो स्वर्ण पन्नी का जो प्रयोग किया है ना उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सब स्वर्ण पन्नी का यूज किया था। ठीक है, और ये जानने में ये रुचि रखते थे कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं और इन्हें तेज़ी से गति कराने वाले जो अल्फा कण है ना उनके लिए सोने की एक पतली पन्नी गिराया था इन्होंने और अल्फा कणों की खोज की थी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ क्या है। तो खाना पकाने के जो बर्तन है ना उनका जो हैंडल है पकड़ने के लिए ताकि वो गर्म ना हो, खाना को आप जब उतारो कुकर वगैरह को, तो हैंडल आपका बैकेलाइट से बनता है। किससे बनता है, बैकेलाइट। तो बैकेलाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये थर्मोसेटिंग क्या है, फिनॉल रेजिन होता है जो आपका क्या करता है,
ऊष्मा को रोधन का काम करता है, यानी ऊष्मा यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, जो ब्लैक कलर के लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी, काफ़ी मग और धातु की कढ़ाई किस प्रकार की ऊष्मा संचरण विधि का उदाहरण है। ये सब जो है ना आपकी चालन की हैं, किसकी, चालन की। देखो 3 प्रकार से ऊष्मा का संचरण होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन में क्या होता है, चालन होता है, रेडिएशन में विकिरण यानी सूर्य की जो किरण यहाँ पहुँचेगी। अब चालन में होता क्या है, तो चालन जिसको आप कंडक्शन बोलते हो ना, तो उसमें जब दो पदार्थ आपस में एक दूसरे से उसके संपर्क में आते हैं तब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। तो अब सीधी सी बात है, धातु की कढ़ाई वगैरह क्या है, एक दूसरे से चालन की तरह ऊष्मा संचरण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जो एल्कोहल को एस्टिक अम्ल में परिवर्तित करता है। तो एल्कोहल को एस्टिक अम्ल में जो परिवर्तित करता है ना, वो है एस्टोबैक्टर जीवाणु। कौन सा है, एस्टोबैक्टर जीवाणु जो है एल्कोहल को एस्टिक अम्ल यानी सिरका में परिवर्तित कर देता है। और ये इतने छोटे होते हैं जो नग्न आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। तो पौधों के जगत का जो उभयचर है ना, वो होता है आपका ब्रायोफाइटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं ना, ये पादप जगत की उभयचर हैं, ठीक है। और ये छोटे होते हैं, असंवहनी पादप होते हैं, ठीक है। और इनका जनन कैसे होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। और मिट्टी में रहते हैं और लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता इन्हें होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना है। अगला देखेंगे कोलाइड का एक उदाहरण कौन सा है। तो कोलाइड का यहाँ पे उदाहरण बताना है। तो इसमें से दूध जो है ना, एक कोलाइड का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो दूध एक कोलाइड का विलयन का उदाहरण है। इसमें से क्या होता है, वसा होती है, ठीक। बात करूं कोलाइड विलयन की, तो कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकीर्णित करने पर और टिंडल प्रभाव में ये दिख जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, किसी आपकी खिड़की से हल्का सा प्रकाश आता रहे तो धूल के बहुत सारे कण दिखते हैं, वो कोलाइड कण ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। तो परमाणु जो बम, एटम बम बनता है ना, वो यूरेनियम से बनता है। किससे बनता है, यूरेनियम धातु बनता है आपका परमाणु, ठीक है। तो यूरेनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। थर्मोन्यूक्लियर बम बनाओ या चीज़ें ये बनाओ तो ये सब यूरेनियम यूज करते हैं, ठीक है। और ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, ठीक है। जबकि आपका हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व युद्ध के दौरान लगभग 10 लाख लोग खाई ज्वर, जिसको आप ट्रेंच फीवर कहते हो, नामक रोग से संक्रमित हुए थे। यह रोग किस कारक से होता है। तो जो ये खाई ज्वर है ना, ये ट्रेंच फीवर, ये किस कारक से द्वारा होता है, किससे फैलता है। तो ये जो है ना आपका, ये फैलता है बार्टोनेला क्विंटाना से। बार्टोनेला क्विंटाना से खाई ज्वर ट्रेंच फीवर फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल के हैं, बट ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इनमें डॉट डॉट होती है। तो बंदूक से अगर गोली चलती है ना, तो किसी भी व्यक्ति को अगर गोली मारोगे तो उसके अंदर गहराई तक क्यों चली जाती है, क्योंकि उसमें होती है आपकी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होगी तो बहुत लगते ही और अंदर तक उच्च वेग से आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संधि या जोड़ों के प्रकार का सही मिलान निरूपित करता है। देखो अब यहाँ पे जोड़ों का संधि का प्रकार बताना है आपको, मिलान करना है जोड़ियों को, तो कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर देखो इसमें से, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला का ए, यानी कंडूक और खल्लिका संधि जो है ना, इसको हाथ और इसका कहते हैं आपकी हाथ और कंधा की, ठीक है। हाथ और कंधा की जो संधि होती है उनको खल्लिका या कंडूक संधि कहते हैं, ठीक है। धुराग्र संधि किसे कहते हैं, तो ये आपकी गर्दन की जो आपकी संधि होती है ना, इसको धुराग्र संधि कहते हैं, याद रखना। और हिंज संधि कहाँ कहती है, तो कोहनी की जो संधि होती है ना, इसको हिंज बोला जाता है, कोहनी में जो होती है आपकी। और अचल संधि आपकी जबड़े की संधि को अचल संधि। ये चारों आप याद रखना, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो मुकुलन द्वारा कौन सा युग्म करता है, तो ईस्ट और हाइड्रा ऐसे जीव हैं जो मुकुलन के द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, ठीक है। और मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करते हैं ये, ठीक है। तो मुकुलन प्रक्रिया क्या है, जिसके दौरान संतत कोशिका आमतौर पर जो मातृ कोशिका है उससे छोटी होती है और अलैंगिक प्रजनन होता है। तो याद रखना ईस्ट और हाइड्रा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का इसमें से उदाहरण नहीं है, वो बताना है। तो हाइपरसोनिक जो पाराध्वनिक तरंगे हैं ना, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ठीक है। और ये ध्वनि तरंगे बहुत तेज़ चाल से चलती हैं। जैसे आपने फाइटर जेट वगैरह देखा होगा, उसमें हाइपरसोनिक जो ध्वनि होती है जिसको बूम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फायर अलार्म में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो जो फायर अलार्म होता है ना, उसमें जो यूज करते हैं अपन फोटो सेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो फोटो सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोटो सेल का जो उपयोग है ना, फायर अलार्म में धुएं का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे धुआं आया तो ये बजने लगता है अलार्म, यानी कि प्रकाश किरण सेंसर से टकराएगी तो अलार्म बजने लगेगा, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञान के। सेगमेंट कैसा लगा, क्या सजेशन है आपका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।